तो चलिए सीधे रुख करते हैं हम रायपुर स्टूडियो का संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए कि आज अखबारों में क्या खबरें हैं जो कि सुर्खियां बनी हुई हैं। थैंक यू रीनू और गुड मॉर्निंग। आज अगर हम बात करें तो तमाम जो अखबार है वो इस बात को लेकर, डेंगू खासतौर पर जिस तरीके से फैला हुआ है राजधानी रायपुर में, वो तो प्रमुखता से खबर छपी ही है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जो 50,000 मुआवजे की बात कही और 4 लाख देने से इनकार कर दिया है। कोविड के जो मृतक हैं उनको वो खबर जो है वो प्रमुखता से छपी है। शुरुआत करते हैं पत्रिका से, जहां पर एक फ्रंट पेज पे खबर छपी है कि जो बेमेतरा जिले के नवागढ़ में के रनबोड़ गांव में प्राथमिक शाला की घटना है और जर्जर भवन में स्कूल लगा था तो छत का प्लास्टर गिरा और 6 बच्चियां घायल हो गई। तो ये तस्वीर वो सोचने पर मजबूर करती है। स्कूल शिक्षा मंत्री को भी देखना चाहिए और तमाम लोगों को कि कहां पर खर्च किया जा रहा है और कहां पर खर्च करने की जरूरत है वहां पर नहीं खर्च किया जा रहा है। और शिक्षा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हो, लेकिन स्थिति क्या है अगर प्रदेश भर में देखेंगे तो सरकारी स्कूलों में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो इसी तरह की वहां पर स्थिति है, जर्जर हो चुके हैं भवन और वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा ये प्राथमिक जिम्मेदारी होती है सरकारों की, तो इसको समझने की जरूरत है और ये बहुत शर्मनाक तस्वीर भी है। दूसरी बात हम नवभारत से करेंगे तो नवभारत ने भी फ्रंट पेज पे खबर दी जैसे कि हमने बताया था और तमाम अखबारों ने भी इसे दिया है कि कोरोना से मौत पर परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अनुग्रह राशि के बारे में जानकारी और 4 लाख रुपए देने पर असहमति जताई है। जिस दौरान कोविड था और जिस दौरान लगातार मौतों के मामले बढ़े थे और अभी भी व्हाट्सएप पे तमाम तरह के मैसेजेस आते हैं कि इतने लाख रुपए मिल रहे हैं, उतने लाख रुपए मिल रहे हैं, ये कागज जमा करिए वो। अब ये चीजें आप देख सकते हैं। तो राज्य आपदा फंड से दी जाएगी अनुग्रह राशि और केवल 50,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। 4-4 लाख रुपए देने की मांग की गई थी लेकिन इनकार कर दिया गया और भविष्य में भी कोरोना लहर आएगी तो भी ये फैसला लागू रहेगा और सारे दस्तावेज मिलने पर 30 दिनों में इसका निपटारा किया जाएगा। तीसरी खबर हम बताते हैं, हमने भी कल प्रमुखता से इसको दिखाया था कि जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया, संशोधित आदेश जारी किया है। तो अनुमति को लेकर खासतौर पे बात करें तो विवाह और मृत्यु संस्कार के कार्यक्रम में जो हॉल जो उपयोग किया जाएगा उसकी आधे जो क्षमता है उससे आधे को अनुमति दी जाएगी कि जितनी क्षमता है उससे आधे लोग जो हैं वो इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। पहले 20 से 50 लोगों तक के लोगों को जो है वो अनुमति थी, अंतिम संस्कार के लिए 20 और विवाह समारोह के लिए 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। तो अब इसको बदला गया है तो इसको बड़ी राहत के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन हालांकि एक महज फॉर्मेलिटी है क्योंकि जिस तरह से धड़ल्ले से नियम कायदे होने के बाद भी जो मनमर्जी चल रहा था वो तो किसी से छिपा नहीं है। मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, हालांकि इस आदेश के बाद में भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। हरिभूमि की खबर की हम बात करेंगे। हरिभूमि ने फ्रंट पेज पर खबर दी है कोविड की तीसरी लहर को लेकर जो लगातार आशंकाएं जताई जा रही कि पहले अगस्त में कहा गया, जुलाई कहा गया था, फिर अगस्त कहा गया था, फिर सितंबर की बात कही गई थी, फिर अक्टूबर और नवंबर को लेकर कई जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अलर्ट दिया है। अभी जो कानपुर IIT है जो लगातार कोविड को लेकर जो वेव जो आने वाली थी उसको लेकर इसके पहले भी जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, अभी उन्होंने एक सटीक आकलन, भविष्यवाणी कह सकते हैं, आकलन किया था। तो इस बार भी आकलन किया है तो कानपुर IIT ने कहा है कि अब तीसरी लहर की आशंका बेहद कम हो गई है। तो अगर इस आकलन को माना जाए तो एक राहत वाली खबर हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो IIT कानपुर के प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल है, तीसरी लहर की वजह से नया म्यूटेट जो है अब तक देश में नजर नहीं आया, धीरे धीरे मामले लगातार कम होते जाएंगे और 4-5 माह में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं और सभी लोग ये जरूर उम्मीद करेंगे कि इसी तरह की जो है वो स्थिति हो, जो उन्होंने आकलन लगाया है वो बहुत सटीक बैठे, क्योंकि किन स्थितियों से देश गुजरा है, दुनिया गुजरी, ये किसी से छिपी नहीं है। दैनिक भास्कर की हम बात करते हैं। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर खबर दी, बिलासपुर का जो पूरा राजनीतिक सिनेरियो कल रहा है, कल हमने भी इसको प्रमुखता से दिखाया और तमाम जगहों पर आज भी उसी खबर की चर्चा न केवल दैनिक भास्कर में सभी अखबारों में है कि कांग्रेस नेता जो पंकज सिंह पर सिम्स कर्मी से मारपीट के आरोप में जो FIR दर्ज हुई थी और इसको लेकर जो गैर जमानती धाराएं उन पर लगाई थी, जिसके विरोध में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे जो है उन्होंने थाने का घेराव किया था और वो स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के समर्थक माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये बयान दिया था कि चूंकि हम TS सिंहदेव के आदमी हैं इसलिए हम पर जानबूझकर कार्रवाई हो रही। तो इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और अब ये बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है
राज्य सरकार पर निशाना छापने का और गुटबाजी जो को लेकर जगह लगातार जो बीजेपी कह रही है कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है और तमाम तरह की चीजें। तो और वही जो महामंत्री हैं अटल श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि पुलिस सही है, विधायक ने अनुशासनहीनता की है और एसपी ने भी कहा है कि किसी का दबाव नहीं, राजनीति बर्दाश्त नहीं। लेकिन शैलेश पांडे के बयान के बाद में एक तरह से कहें कि बीजेपी को तो मौका मिल ही गया है और तब कई तरह की जो राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि और पॉलिटिकल रिवेंज की बात की चर्चा लोग एक तरह से इस तरह की चर्चा जैसा एक माहौल जो है वो शैलेश पांडे ने दे दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जो कि आज अखबारों की सुर्खियां और इन्हीं में से कुछ प्रमुख खबरें ऐसी होंगी जिन पर लगातार आज हमारी नजर भी बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। बिलासपुर के सिम्स में टेक्नीशियन से सोमवार को हुई झड़प के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। सिम्स के कर्मचारी द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री के करीबी पंकज सिंह के खिलाफ सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया। मामले में आज नगर विधायक और पंकज सिंह के साथ ही उनके समर्थकों ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया। गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज होने के बावजूद पंकज सिंह के पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर वापस लौट गए। मीडिया से बात करते हुए विधायक शैलेश पांडे ने आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव का आदमी होने के कारण कार्रवाई हो रही है। पिछले साल मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है करी थी तो पुलिस के बड़े अधिकारी बोल रहे थे कि सर हमने एफआईआर कर दी है, जांच नहीं करी है, बिना जांच करे एफआईआर, क्योंकि ऊपर से आदेश था। तो हमने पूछा कि हम लोग टीएस सिंहदेव के लोग हैं, कहीं टीएस सिंहदेव के लोग हैं इसलिए पकड़ के ठोक रहे हो, इसलिए ऊपर से किसी ने आदेश तो नहीं दिया है, क्योंकि शैलेश पांडे भी टीएस सिंहदेव का आदमी है। 1 साल पहले उस पर भी एफआईआर कर दी गई थी। आज 1 साल बाद पंकज, एक गरीबों को चावल राशन देने के नाम पर टीएस सिंहदेव के आदमी पर एफआईआर हो जाती है। गरीब आदमी पर इलाज ना मिल सके उसके लिए अगर टीएस सिंहदेव का आदमी अस्पताल में रात को 12 बजे मदद करता है उस पर एफआईआर हो जाती है। ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी कुछ है ये सब बातें हमने पुलिस अधिकारियों से पूछी है। और सुनिए, और दूसरी बात ये है कि जो पंकज है उसके जिसके लिए मदद की थी वो चुट्टू अवस्थी, ये बैठे हुए हैं, इनके भाई अरे 2 बजे रात को किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है और अगर प्रसव में दिक्कत आ रही है और एमआरआई रात को 2 बजे करना पड़ता है तो रात को 2 बजे एमआरआई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता ने की मारपीट। सिम्स कर्मचारी से मारपीट की जांच शुरू की। पुलिस ने किया घटनास्थल का मुआयना, जहां घटनास्थल की वीडियोग्राफी की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज देखा गया। तो पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और घटनास्थल की जो वीडियोग्राफी की गई है इसे भी देखा गया। बिलासपुर से आपको अहम खबर दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा। विनोद, कांग्रेस नेता की मारपीट, सिम्स कर्मचारी से जो मारपीट की गई है उसकी जांच शुरू की गई है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए रेनू, अब ये मामला बहुत ज़्यादा ठंडा होता दिखाई नहीं देता। कल जिस तरह का हंगामा हुआ वहाँ पर विधायक और जो करीबी नेता कहे जाते हैं पंकज सिंह, उनके समर्थक वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। उसके बाद जिस तरह से मामला सामने आ रहा था और ये लग रहा था कि पुलिस ने शायद इसमें एक तरफा कार्रवाई की है। शाम को जो एसपी हैं दीपक कुमार झा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि बहुत सारे तथ्य सबूत उनके पास में है और उसके हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। न किसी का दबाव है, न कोई राजनीतिक दबाव है इसमें। अब दूसरी बात, रात को करीब 12:30-1 बजे के आसपास पुलिस की टीम, जो कर्मचारी हैं, जैसा कि अभी एक नई बात भी सामने आ रही है कि कर्मचारी ने ये आरोप लगाया है कि पंकज सिंह के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इस पर अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसको संज्ञान में ले लिया है। और रात को ही लगभग 12:30-1 बजे के आसपास कर्मचारी के साथ में पुलिस सिम्स पहुंची, जहां पर पूरा वाकया हुआ था उसका मुआयना किया। करीब 5 अधिकारी थे, कोतवाली टीआई शीतल सिदार थी मौके पर, और इसके अलावा उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज उस दिन के घटनाक्रम का वो भी पुलिस ने जो है बरामद किया है और इसके बाद उसको फिर से एक बार खंगाला गया है।
तो पुलिस पूरी बारीकी से इस मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि पुलिस की कहीं किरकिरी ना हो, कहीं ऐसा ना लगे कि एक तरफा कोई कार्रवाई, क्योंकि पुलिस शुरू से ये कह रही है कि जो तथ्य और जो जांच में बातें सामने आ रही हैं, पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ रही है, किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। उधर इस मामले पर पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं अटल श्रीवास्तव, उन्होंने रायपुर में भी एक बयान दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज इस मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाएगी, जैसा कि अटल श्रीवास्तव ने साफ कह दिया है कि इस बात की शिकायत वो हाईकमान से करेंगे, आला कमान से करेंगे, क्योंकि ये पार्टी में अनुशासनहीनता का मामला है। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, अगर न्याय की बात है तो उसके लिए दूसरे भी और रास्ते हैं। तो इस तरह से सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस में अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो कांग्रेस की छवि जो है वो खराब होगी। और बैठे बैठाए यूं कहें कि बीजेपी को एक मुद्दा बड़ा मिल गया है, तो बीजेपी भी जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी कांग्रेस को घेरने के लिए। तो आज दिन भर जो है बिलासपुर में कुछ इसी तरह का मुद्दा गर्म रहेगा, जहां सत्ता पक्ष के जो लोग हैं कांग्रेसी वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं उंगली उठाते नजर आएंगे, तो वहीं बीजेपी भी जो है वो कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आएगी, बल्कि वो भी अपना मोर्चा खोलेगी कांग्रेस के खिलाफ। रीनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अगली खबर का जिक्र करेंगे। रायपुर में डेंगू के जो मामले हैं वो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 6 लोगों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल कॉलेज से पॉजिटिव आई रिपोर्ट। नया रायपुर से भी सामने आए मामले और अब तक 415 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। राजधानी में ज्यादातर मोहल्लों में डेंगू, पॉश कॉलोनियों में भी डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। निचली बस्तियों में भी डेंगू का प्रकोप छाया हुआ है। 6 लोगों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मेडिकल कॉलेज से पॉजिटिव आई रिपोर्ट। और जैसा कि मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके चलते स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये परेशानी का सबब बने हुए हैं। प्रदेश में संशोधित कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। शादी समारोह में 150 लोग शामिल हो सकेंगे। अंत्येष्टि में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। मैरिज हॉल में 50 क्षमता के साथ करीब लोग मेहमान आ सकते हैं। और संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है। कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, 50% मेहमानों को शादी में आने की छूट होगी। मैरिज हॉल में 50% तक मेहमान आ सकते हैं, यानी कि यदि मैरिज हॉल की क्षमता 500 है तो 250 लोग वहां पर आ सकते हैं। कुछ जिलों में 150 लोग शामिल होंगे। अंत्येष्टि में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मैं संगठन की भूमिका में हूं। मैं ना ही भूपेश के साथ हूं और ना ही सिंहदेव के साथ। मरकाम ने कहा कि संगठन का काम है चुनाव लड़वाना और हम उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं संगठन के मुखिया की भूमिका में हूं। संगठन सबके साथ होता है। भूपेश बघेल भी हमारे हैं और साथ ही सिंहदेव समेत दूसरे सभी नेता हमारे साथ हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे। चुनाव सतत प्रक्रिया है। देखिए, मैं संगठन का मुखिया हूँ। संगठन की मुखिया की पालक की भूमिका होती है। न माननीय भूपेश बघेल साहब के साथ हूँ, ना मैं टीएस सिंहदेव साहब के हूँ। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। संगठन का काम है चुनाव लड़वाना, बूथ प्रबंधन करना। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। बेमेतरा से खबर है, जहां छात्रों पर प्लास्टर गिरने का मामला सामने आया। स्कूल के प्रधान पाठक नंद कुमार वैष्णव निलंबित किए गए। कलेक्टर ने दिए निलंबित करने के निर्देश। जिले में किसी भी जर्जर स्कूल में कक्षा न लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कल नवागढ़ के रन बोर्ड में 6 मासूम बच्चों पर गिरा था छत का प्लास्टर और इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। और जो जर्जर स्कूल में क्लास न लगाने के आदेश जारी हुए हैं। प्लास्टर गिर गया था बच्चों के ऊपर और उसके बाद जो स्कूल के प्रधान पाठक हैं नंद कुमार वैष्णव, उनको निलंबित किया जा चुका है। क्या है कि जो रन बोर्ड में है, जो बच्चे पढ़ रहे थे दोपहर में, तो जो क्या रहा था छत पे वो गिर के 6 बच्चे इंजर हुए थे। 4 को थोड़ा सा खरोच आया था और 2 को सर में इंजरी लगी। तो खरोच आया था तो उनको तो हमने ट्रीटमेंट दे दिया, ज़्यादा आउट ऑफ डेंजर है। और जहाँ 2 बच्चियाँ हैं तो उसको एक को 2 स्टिच है, एक को 1 स्टिच है। अभी उनको हमने बेमेतरा जिला राजनांदगांव में अपराधियों के आतंक पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों का शहरी इलाकों में जुलूस निकाला गया। हत्या में शामिल अपराधियों को पूरे शहर में घुमाया गया ताकि अपराधियों के बीच पुलिस का भय बना रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज दौरे के दूसरे दिन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की लेंगे बैठक। वहीं बुधवार को न्यूज 18 से बातचीत करते हुए भगवान लाल साहनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का सही से हो रहा पालन और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक टकराहट हो सकती है लेकिन आयोग से नहीं।
विजिट तो ये हमारा सामान्य प्रक्रिया है कि हर स्टेट में जा कर के आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। रोस्टर प्रणाली यानी केंद्रीय कोटा में 27% आरक्षण है और फिर स्टेट कोटा का जो है उसको देखना है। और खबर रायपुर से है। नगर निगम के नगर निवेश विभाग की बैठक में 5 आर्किटेक्ट्स का लाइसेंस 3 साल के लिए निरस्त करने का फैसला लिया गया। साथ ही साथ इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम मुख्यालय में महापौर एजाज ढिबर और नगरीय नियोजन भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष ने अधिकारियों की बैठक लेकर अवैध प्लांटिंग और कॉलोनी के प्रकरणों में सख्ती से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। अवैध प्लाटिंग को लेकर हमारा साफ साफ निर्देश है कि अब इसमें जो लोग जिस जोन में होगा उसमें अब अधिकारी लोग को भी पर कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध प्लाटिंग होती है, अगर उनकी निगरानी में नहीं, उनकी निगरानी में हो रहा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।